Good morning, everyone. We are starting third unit today, understanding family, community, and society. We have completed 6 chapters, and this is chapter 7a. Today we are starting this chapter. All the students will watch this video carefully. Yes, चैप्टर इज कंसर्न्स एंड नीड्स इन डाइवर्स कॉन्टेक्ट्स। विविध संदर्भों में सरोकार और आवश्यकताएं, जिसमें जो हमारा ए पार्ट है वो है न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड हाइजीन। आज हम न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड हाइजीन, पोषण, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। सबसे पहले हम लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन। देखिए, जो स्वास्थ्य है, हेल्थ है, वो प्रत्येक मनुष्य का एक अधिकार है, एक राइट है। और हर व्यक्ति कैसा रहना चाहता है? हर व्यक्ति एक स्वस्थ जीवन जीना चाहता है। कैसा जीवन जीना चाहता है? स्वस्थ जीवन जीना चाहता है। तो इसी के बारे में हम इस चैप्टर में देखते हैं कि हर व्यक्ति को अपने और अपने परिवार के लिए पर्याप्त आहार के साथ साथ अच्छे स्वास्थ्य के लिए उचित जीवन स्तर पाने का अधिकार है। राइट है ये उसका कि वो उसका जीवन स्तर, लाइफस्टाइल उसका कैसा हो? स्वस्थ हो। तो इसमें हम जो हेल्थ देखते हैं, हेल्थ क्या है, स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य केवल रोगों की अनुपस्थिति नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल रोग ना हो, बल्कि क्या है, हम शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हों, जिसमें व्यक्ति अपने वातावरण की चुनौतियों के अनुकूल प्रतिकार करने में सफल रहे। कैसा हो व्यक्ति? वह व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो और वो जो भी उसके ऊपर जो चुनौतियां उसके ऊपर आती हैं, उन सबको वो सहर्ष स्वीकार कर ले। इसी को हम हेल्थ कहते हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी देश में रहता हो, किसी भी समाज में रहता हो और किसी भी लिंग से संबंध रखता हो, स्वस्थ व स्वच्छ वातावरण में रहना और पूर्ण तरह से स्वस्थता को प्राप्त करना उसका क्या होता है? उसका राइट होता है। इसीलिए हम सबके लिए ये जरूरी हो जाता है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम अपनी जीवन शैली और पर्यावरणीय परिस्थितियों में सुधार करें। इसके बाद हम देखते हैं हेल्थ एंड इट्स डायमेंशंस, स्वास्थ्य और उसके आयाम। यस, अब हम स्वास्थ्य और उसके आयाम देखेंगे कि स्वास्थ्य के कितने आयाम होते हैं। देखिए, जो इसके स्वास्थ्य के आयाम है, हेल्थ के जो डायमेंशंस हैं, वो हम देखेंगे कौन कौन से होते हैं। वे होते हैं, नंबर 1, वह पूरी तरह से कैसा हो? शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, भावनात्मक रूप से स्वस्थ हो, सामाजिक रूप से स्वस्थ हो, मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो। तो हम जो हमारे कोर्स में हैं डायमेंशंस, स्वास्थ्य के आयाम, वो 3 हैं। हम 3 देखेंगे, एक सामाजिक स्वास्थ्य, एक मानसिक स्वास्थ्य और एक शारीरिक स्वास्थ्य। तो सबसे पहले हम सोशल हेल्थ लेते हैं, जिसको सामाजिक स्वास्थ्य कहते हैं। To build and maintain satisfying relationships comes naturally to us, as we are social animals. Being socially accepted is also connected to our emotional well-being. सामाजिक स्वास्थ्य का तात्पर्य क्या है? व्यक्ति की उस क्षमता से होता है जिसके द्वारा वह समाज में रहते हुए लोगों के साथ, जो लोग उसके चारों तरफ होते हैं, उन लोगों के साथ अर्थपूर्ण और स्वस्थ संबंध स्थापित करता है। उसे हम सामाजिक स्वास्थ्य कहते हैं। इसको इजी लैंग्वेज में इस तरह भी कह सकते हैं कि जो सामाजिक स्वास्थ्य व्यक्ति की वह क्षमता है जिसके कारण वह स्वयं को समाज में स्थापित कर पाता है। इट मीन्स सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति के अनुकूलन की जो क्षमता होती है उससे है। और इसका तात्पर्य है समाज से भी है, जिसमें सभी नागरिकों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य वस्तुओं और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एक समान अवसर उपलब्ध हो। सामाजिक स्वास्थ्य का तात्पर्य व्यक्ति के सामाजिक कौशलों से होता है, जिसके द्वारा वह दूसरे लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अच्छी तरह व्यवहार कर अच्छे संबंध स्थापित करता है। सबके साथ सहयोग से रहे और सबके साथ कैसे हर व्यक्ति की समस्याओं को सुने, तनाव का सामना करने की उसके अंदर क्षमता हो, उनको हल करने की उसके अंदर क्षमता हो। तो ये सब क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। कुछ
कुछ रिसर्च के द्वारा ये क्लियर हो चुका है कि जो व्यक्ति सामाजिक होते हैं वो व्यक्ति अधिक दीर्घायु होते हैं। स्वस्थ व्यक्ति कैसे होते हैं? दीर्घायु होते हैं, लंबी उनकी उम्र होती है और बीमारियों से भी जल्दी उभर जाते हैं, जल्दी ठीक हो जाते हैं। और सामाजिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास रहता है और वह सबको साथ लेकर समाज की भलाई के लिए सदैव तैयार रहता है। अब हम देखते हैं सामाजिक स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व कौन से हैं। सामाजिक स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व हैं कार्यस्थल जो है, जहाँ पर वो काम कर रहा है वहाँ पर उसका माहौल कैसा होना चाहिए? स्वस्थ माहौल होना चाहिए। योग्यता के अनुसार उसको नौकरी मिलनी चाहिए और उसकी स्वास्थ्य सेवाओं तक जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो उसके पास अवेलेबल होनी चाहिए और उचित सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में उसको हर डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए और कैसे उसके अंदर नैतिक मूल्य भी होने चाहिए। और सामाजिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं? वह व्यक्ति सहनशील होता है, दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करता है, लोगों के साथ आसानी से एडजस्टमेंट कर लेता है और सबके साथ मधुर और सभ्य ढंग से व्यवहार करता है। इसको कहते हैं सोशल हेल्थ। तो सोशल हेल्थ आई थिंक अब आप समझ गए हैं। इसके बाद हम लेते हैं मेंटल हेल्थ या फिर मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य क्या है? मानसिक स्वास्थ्य का मीनिंग है व्यक्ति की भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सुयोग्यता से है। उसके अंदर भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सुयोग्यता से है जिसके कारण व्यक्ति अपने दैनिक जीवन के सामान्य स्तर के तनावों के बावजूद भी समाज में सुचारू रूप से कार्य कर सकता है। चाहे उसको कितनी भी टेंशन हो लेकिन उसके बाद भी वो समाज में सुचारू रूप से कार्य कर सकता है। Emotional health means our ability to accept and cope with our own and other feelings is defined as emotional well-being. Emotions contribute to almost all aspects of our life at times, even settings, courses of actions. Symptoms of emotional problems as hopelessness, depression, anxiety, and even suicidal tendencies are not always easily detectable but can lead to dire consequences. तो मानसिक स्वास्थ्य का तात्पर्य क्या है? व्यक्ति की भावनात्मक और जो मनोवैज्ञानिक सुयोग्यता उससे है। इसके सिम्टम्स ऐसे हो सकते हैं कि जैसे उसको होपलेसनेस हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, या कभी कभी उसके अंदर ये इच्छा होती है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। वो मतलब जो उसके चारों तरफ प्रॉब्लम्स आती हैं उनको फेस नहीं कर पाता, तो इट मीन्स वो मेंटली रूप से फिट नहीं है। इसमें जो मानसिक स्वास्थ्य के सूचक होते हैं वो है कि व्यक्ति स्वयं को समर्थ और सक्षम महसूस करता है। यदि क्या है वो मानसिक रूप से स्वस्थ है तो वह दैनिक जीवन में जितनी भी उसके सामने प्रॉब्लम्स आती है उनसे आसानी से निपट सकता है। उसके दूसरों के साथ जो संबंध होते हैं वो अच्छे होते हैं। वो एक स्वतंत्र जीवन बिता सकता है। मानसिक या भावनात्मक तनाव का कुशलता से मुकाबला कर सकता है। जो भी उसके साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको वो इजीली सॉल्व कर सकता है और उनको जो पूरी तरह से सहज रूप से उनसे छुटकारा पा सकता है। किसके द्वारा? अपनी कुशलता के द्वारा, अपने माइंड के द्वारा। जो तनावपूर्ण स्थितियां हैं उनसे वो घबराता नहीं है और प्रतिदिन जो भी उसके सामने समस्याएं आती हैं उनसे वो हार नहीं मानता है। जो लोग अपनी जो चारों तरफ की समस्याएं होती हैं उनसे हार मानने लगते हैं, इट मीन्स क्या होता है कि वो मेंटली रूप से हेल्दी नहीं है। तो मेंटली हेल्थ आई होप अब आपको क्लियर हो गया है कि क्या होता है। अब हम स्वास्थ्य का तीसरा आयाम पढ़ते हैं, फिजिकल हेल्थ या फिर शारीरिक स्वास्थ्य। Physical means it refers to the state of the body, its compositions, developments, functions and maintenance. शारीरिक स्वास्थ्य का तात्पर्य क्या है? व्यक्ति की शारीरिक क्षमताओं और सुयोग्यताओं से है जिसके कारण व्यक्ति शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त रहते हुए अपने दैनिक क्रियाकलापों को, जो भी उसके चारों तरफ दैनिक क्रियाकलाप होते हैं उनको बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी समस्या के आसानी से कर सकता है। इट मीन्स वो पूरी तरह से फिजिकल रूप से फिट है। इसको इजी वर्ड्स में इस तरह से कह सकते हैं कि व्यक्ति के शरीर के अंदर के और शरीर के बाहर के अंगों को सुचारू रूप से यदि वो क्रियाकलाप कर रहे हैं तो वो फिट है। शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही अपने सभी कार्यों को, जो उसके रोज के कार्य होते हैं, आसानी से और
बिना थके हुए आसानी से कर लेता है और उसको उन काम को करने के बाद थकान महसूस नहीं होती है। और वो शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही विभिन्न प्रकार के जो रोग आजकल हो रहे हैं या इन्फेक्शंस फैल रहे हैं उनसे फ्री रहता है। जैसे आजकल कोविड फैल रहा है, आप सबको पता ही है। और लेकिन जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, जिनके अंदर शारीरिक रूप से जो लोग अपने चारों तरफ जो इन्फेक्शन फैल रहा है, संक्रमण फैल रहा है, उनसे लड़ने की क्षमता है, तो उनको ये बीमारी नहीं हो रही है। इसके सूचक भी यही होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं कि शारीरिक जो कार्यशीलता है, हमारी काम करने की क्षमता है वो उत्तम हो, हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रोंग हो, रोगों से लड़ने की क्षमता हो, किसी भी रोग से हम पीड़ित ना हो, हमारे दांत साफ हों, बाल चमकीले हों, हम स्वस्थ हों और त्वचा एकदम से टाइट हो, बैठने खड़े होने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, हम सीधी मुद्रा में बैठे, हमें अच्छी नींद आती हो, ये नहीं कि लेट गए हैं तो हमें नींद ही नहीं आ रही है, ऐसा ना हो, और हमें सामान्य रूप से भूख भी लगती हो। ये फिजिकल हेल्थ के इंडिकेटर्स होते हैं कि हम शारीरिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तो हमने क्या पढ़े? 3 डायमेंशंस पढ़ लिए। कौन कौन से डायमेंशन पढ़े? सोशल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। अब इसके बाद हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हम क्या देखते हैं? सबसे पहले मेंटल हेल्थ, इसमें फिजिकल हेल्थ में ये देख लीजिए, वेज टू एनरिच फिजिकल हेल्थ। क्या करना चाहिए? हमें रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए फिजिकल रूप से स्वस्थ रहने के लिए, ईट हेल्दी, स्वस्थ भोजन खाना चाहिए, गेट ए गुड नाइट स्लीप, और रात को पूरी नींद लेनी चाहिए, तब हम पूरी तरह से फिजिकल रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हेल्थ केयर या फिर स्वास्थ्य देखभाल। स्वास्थ्य देखभाल को क्या कहते हैं? हम स्वास्थ्य देखभाल को उन प्रयासों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिनमें प्रशिक्षित और पंजीकृत जो व्यावसायिक लोग होते हैं उनके द्वारा लोगों के शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने और पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इट मीन्स आप समझ भी गए होंगे कि हमने हेल्थ के 3 डायमेंशंस पढ़े थे, सामाजिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और कौन सा स्वास्थ्य? एक हमने पढ़ा था शारीरिक स्वास्थ्य। तो इनके लिए यदि कोई व्यक्ति इन तीनों डायमेंशंस में स्वस्थ नहीं है और उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको प्रशिक्षित और पंजीकृत जो व्यावसायिक हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके द्वारा उनके शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कुछ प्रयास किए जाते हैं। और वो प्रयास क्या क्या किए जाते हैं उसके बारे में हम इस टॉपिक में स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत पढ़ते हैं। देखिए, हर व्यक्ति को अपनी हेल्थ को अच्छी तरह से रखना, अपनी हेल्थ की देखभाल करना, ये उसकी एक जिम्मेदारी होती है। हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है, लेकिन उसके बावजूद भी WHO मीन्स विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्वास्थ्य को मानवाधिकार की श्रेणी में रखा है। कोई भी देश तभी प्रगति कर सकता है जब उसके नागरिक शारीरिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हो, क्योंकि शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही भावनात्मक रूप से मजबूत और सामाजिक रूप से स्थापित होता है। इसी उद्देश्य से हर देश की सरकार अपने नागरिकों को विभिन्न प्रकार की जो हेल्थ सेवाएं हैं वो फ्री में या निःशुल्क उपलब्ध कराती हैं। और ये हेल्थ सेवाएं कौन कौन सी होती हैं इनके बारे में हम देखते हैं। तो हेल्थ सेवाएं होती हैं बच्चों 3 प्रकार की। एक होती है प्राइमरी हेल्थ केयर, जिसको हम प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं कहती हैं। एक होती है माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाएं, जिसको सेकेंडरी हेल्थ केयर कहते हैं। और एक होती हैं स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर या फिर उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर या फिर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं। अब ये प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं कौन सी होती हैं? जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ये सेवाएं सरकार द्वारा सभी गांवों और जिलों में उपलब्ध करवाई जाती हैं, जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध डॉक्टर लोगों से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और इलाज करते हैं। अधिकतर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में केवल सामान्य जो बीमारियां होती हैं उनका ही इलाज किया जाता है। जैसे दिल्ली में आपका मोहल्ला क्लिनिक, इस तरह की प्राइमरी हेल्थ केयर अवेलेबल हैं। तो इसके बाद हम लेते हैं कौन सी? सेकेंडरी हेल्थ केयर या फिर माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाएं। अब ये माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाएं कौन सी होती हैं? माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत जिला जो अस्पताल होते हैं उनको शामिल किया जाता है।
कई बार कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनके लिए रोगी को कुछ स्पेशल टेस्ट कराने पड़ते हैं, कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता है और कुछ लंबे समय तक इलाज कराने की आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो होते हैं वहाँ पर तो उनका इलाज हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। तो वहाँ से इन मरीजों को रेफ़र कर दिया जाता है सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स में, जहाँ पर उनके इलाज के लिए सभी सुविधाएं और विशेष डॉक्टर उपलब्ध होते हैं। इसके बाद आती हैं स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर सेंटर। ये क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर सेवाएं होती हैं उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं। उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं से क्या मतलब है? विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाएं। इनके अंतर्गत रोगी को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र और जो सेकेंडरी स्वास्थ्य सेवा केंद्र हैं उनमें भी उनका ट्रीटमेंट पूरी तरह से नहीं हो पाता, तो उन मरीजों को रेफ़र किया जाता है कहाँ पर? स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर सेंटर्स में। यहाँ पर विशिष्ट विशेषज्ञ द्वारा इनकी जांच की जाती है, इलाज किया जाता है और इनकी देखरेख की जाती है। इस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत जो गंभीर रोग होते हैं उनकी जांच की जाती है, उनकी एमआरआई की जाती है, कैट स्कैनिंग की जाती है। ठीक है, इन सब के लिए बड़े बड़े शहरों में सरकारी अस्पतालों में जो जांच होती है वहाँ पर रोगियों को भेज दिया जाता है, रेफ़र कर दिया जाता है। तो 3 प्रकार के आपने हेल्थ केयर सेंटर्स पढ़े, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर सेंटर। अब आगे चलते हैं, आगे आते हैं इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। इंडिकेटर्स से क्या मतलब है? स्वास्थ्य के सूचक। यहाँ पर हम स्वास्थ्य के सूचक पढ़ेंगे। स्वास्थ्य क्या है? एक बहुआयामी स्थिति है जिसमें हर आयाम विभिन्न कारकों से प्रभावित होते हैं। इसलिए किसी व्यक्ति की स्वस्थता की जांच के लिए विभिन्न सूचक जैसे मृत्यु दर हो गई, या फिर कोई रोग हो गया, कोई बीमारी की दर हो गई, या फिर किसी भी तरह से डिसेबिलिटी हो गई, या फिर पोषण की स्थिति उनकी शून्य है अगर या न्यून है, या फिर उसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धि, स्वास्थ्य सुविधाओं तक व्यक्ति की पहुंच, उनके चारों तरफ का एटमॉस्फेयर, सरकार की स्वास्थ्य नीति और जीवन की गुणवत्ता, इन सब का निरीक्षण किया जाता है और इन विभिन्न सूचकों को ही स्वास्थ्य के सूचक कहा जाता है। और इन सूचकों के आधार पर किसी देश के नागरिकों के स्वास्थ्य को आंका जाता है। इन्हीं सूचकों का राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों की योजना बनाने के लिए मार्गदर्शक मानदंडों के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, पोषण और स्वास्थ्य। जो पोषण और स्वास्थ्य है इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि पोषण क्या होता है, और यदि न्यूट्रिशन पूरा मिलता है तो व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ रहता है। देखिए, भोजन में उपस्थित बहुत सारे पोषक तत्वों का शारीरिक क्रियाओं और शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? वो ही पोषण कहलाता है। क्या पोषण कहलाता है? कि जो भी हम भोजन में पोषक तत्व ले रहे हैं इनका शारीरिक क्रियाओं और शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो उपयोग हो रहा है उसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। व्यक्ति के स्वास्थ्य की वह स्थिति जो कि उसके द्वारा जो पोषक तत्व ग्रहण किए जा रहे हैं उसके बाद बनती है, वो ही उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस या फिर पोषण स्तर कहलाता है। देखिए, जो पोषण है, जो न्यूट्रिशन है और हेल्थ है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे पूरक हैं? यदि हम अच्छा भोजन लेते हैं, पौष्टिक भोजन लेते हैं, तभी हम स्वस्थ बनते हैं, और यदि पौष्टिक भोजन नहीं लेते तो क्या होता है? हम बीमार हो जाते हैं और हम स्वस्थ या फिर हेल्दी नहीं बनते हैं। पोषण और स्वास्थ्य, इन दोनों के बीच में गहरे संबंध का अनुमान हम इसी बात से लगा सकते हैं कि सबके लिए स्वास्थ्य, हेल्थ फॉर ऑल, ये एक अभियान चला था। इससे उचित पोषण पर बल दिया जाता है, क्योंकि सब हेल्दी कब होंगे? सब हेल्दी तब होंगे यदि हर व्यक्ति पौष्टिक भोजन खाएगा। तो बच्चे, आप लोग होम साइंस पढ़ रहे हैं, आपको न्यूट्रिशन के बारे में पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए, और होम साइंस पढ़ने वाले सभी बच्चे पूरी तरह से हेल्दी होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। जो पढ़ रहे हैं उसको अपनी लाइफ में हमें फॉलो करना है, जिससे हमें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े और हम पूरी तरह से क्या रहें? स्वस्थ रहें। क्योंकि जब हम पौष्टिक आहार लेते हैं,
और जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है उतना ही भोजन ग्रहण करते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। जो व्यक्ति बीमार होते हैं उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि वो व्यक्ति पौष्टिक भोजन नहीं करते हैं, इसी कारण वो व्यक्ति बीमार होते हैं। देखिए, जो शरीर के विभिन्न अंग हैं उनका रखरखाव, विभिन्न जो हमारे शरीर के तंतु हैं उनका निर्माण और उनकी कार्य करने की क्षमता किस पर डिपेंड करती है? पोषण पर ही निर्भर करती है। शरीर की वृद्धि और विकास ये भी पोषण पर निर्भर करता है। किसी भी व्यक्ति का अच्छा स्वास्थ्य उसके पोषण पर निर्भर करता है। बच्चों और किशोरों के शारीरिक और मानसिक वृद्धि और विकास के लिए भी किस चीज़ का अच्छा होना आवश्यक है? उचित पोषण का अच्छा होना आवश्यक है। देखिए, जो हर व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति है उसकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं का निर्धारण करती है। जैसे किसी बीमारी के हमें यदि हो रही है उस टाइम पर या तो हमें विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता हमारी बढ़ जाती है या फिर किसी बीमारी में हमारे जो डिमांड है विभिन्न पोषक तत्वों की वो कम हो जाती है। तो इसलिए ये कहना हमारा गलत नहीं है कि बीमारी और रोग का व्यक्ति के पोषण स्तर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि उचित पोषण स्वास्थ्य और विकासशील मानव जीवन का आधार स्तंभ होते हैं। इसके आगे हम लेते हैं अब क्या? न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। ये तो हमने पढ़ लिया है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। अब हम इनके बीच में रिलेशंस देखते हैं कि स्वास्थ्य और पोषण के बीच में आपस में क्या संबंध है। जो पर्याप्त पोषण है वो मनुष्य के लिए, मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। उचित शारीरिक भार बनाए रखने के अतिरिक्त ये क्या करता है? हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया इसको कंट्रोल करता है। और इसके अलावा उचित पोषण से व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं जैसे मधुमेह हो गया, डायबिटीज़ या फिर हार्ट रोग हो गए किसी भी तरह के, या फिर विभिन्न प्रकार के जो कैंसर हो गए, इन सब से बचने में भी सहायता होती है। तो इसीलिए न्यूट्रिशन और हेल्थ ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से कनेक्टेड हैं। तो न्यूट्रिशन को हम जब समझेंगे जब हमें पोषक तत्वों का ज्ञान हो। तो इसीलिए अब हम क्या पढ़ेंगे इसमें? सबसे पहले हम न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे। ये पोषक तत्व क्या होते हैं? देखिए, जो पोषक तत्व हैं, पोषक तत्वों को उन पदार्थों के रूप में परिभाषित करते हैं हम जो शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए, वृद्धि के लिए और विकास के लिए जरूरी पोषण प्रदान करते हैं। जितने भी पोषक तत्व हैं हम सभी पोषक तत्व पढ़ेंगे, इनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और इनके कार्य पढ़ेंगे कि कौन सा पोषक तत्व हमारे शरीर में कितना आवश्यक होता है। पोषक तत्वों को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक करते हैं हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक करते हैं हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे कि मैक्रो और माइक्रो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको हम वृत्त पोषक तत्व भी कहते हैं। हिंदी में भी समझ लीजिए क्या कहते हैं इनको हम कहते हैं वृत्त पोषक तत्व। और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं इनको हम कहते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, सूक्ष्म मीन्स आप समझते ही हैं, माइक्रो ठीक है जो हमें कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, और वृत्त मीन्स जो हमें ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं, उनको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इसको और डिटेल में अब समझते हैं कि जो वृत्त और सूक्ष्म पोषक तत्व हैं ये क्या होते हैं। तो इसके लिए हमें इन दोनों को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या फिर वृत्त पोषक तत्व कौन से होते हैं। देखिए, जो वृत्त पोषक तत्व हैं, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था, वृत्त मीन्स ज़्यादा मात्रा में और माइक्रो मीन्स कम मात्रा में। तो ऐसे पोषक तत्व जो व्यक्ति के आहार का मुख्य भाग होते हैं, क्या कौन सा भाग होते हैं? मुख्य, मेन पार्ट ऑफ द फूड, अर्थात हमें अधिक मात्रा में हम लेते हैं, उन्हें हम वृत्त पोषक तत्व या फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इन पोषक तत्वों का मुख्य कार्य क्या होता है? हमें ऊर्जा प्रदान करना, हमारे शरीर की वृद्धि करना, हमारे जो टिश्यूज़ हैं उनको रिपेयर करना। अब ये जो वृत्त पोषक तत्व हैं वो होते कौन कौन से हैं? वो होते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स एंड वाटर। ये 4 पोषक तत्व होते हैं। कौन से? ये चारों के चारों होते हैं वृत्त पोषक तत्व या फिर मैक्रो
न्यूट्रिएंट्स। अब इन हम सबके बारे में डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स को लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? विभिन्न कार्यों के लिए हमें एनर्जी प्रदान करना। जैसे हमें उठना है, बैठना है, घर में काम करना है, कोई भी काम करना है, उन सब के लिए हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये ऊर्जा हमें कौन देता है? ये हमें देता है कार्बोहाइड्रेट। सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है कार्बोहाइड्रेट, और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर में ईंधन की तरह काम करता है। इट मीन्स फ्यूल की तरह काम करता है। जैसे यदि गाड़ी में पेट्रोल ना हो तो गाड़ी नहीं चलेगी, उस तरह से यदि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट ना हो तो हम क्या करेंगे? हमारा शरीर नहीं चलता। अब ये कार्बोहाइड्रेट पाया किस में जाता है? ये पाया जाता है अनाजों में। गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, कोई सा भी अनाज हो, सभी में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। रसीले फल में पाया जाता है, गन्ने में पाया जाता है, चुकंदर जो होता है उसमें पाया जाता है, अनानास, गाजर, आलू, शलजम या फिर मक्का, ठीक है, इन सब में क्या पाया जाता है? इन सभी में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। नेक्स्ट आता है अब प्रोटीन। यस, प्रोटीन इज इम्पोर्टेंट। प्रोटीन का काम क्या होता है? प्रोटीन हमारे शरीर में रक्त, ठीक है, और हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन, मांसपेशियों, हमारे नेल्स में, हमारी त्वचा में और बालों में और हमारे आंतरिक अंगों के निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होता है। ये सब काम किससे होते हैं? ये सभी काम प्रोटीन ही करता है। प्रोटीन हमारे शरीर में जो टिश्यूज़ होते हैं उनका निर्माण करता है और टूटे फूटे जो टिश्यूज़ होते हैं उनको रिपेयर करता है। जैसे हमारे जब मकान होता है उसमें रिपेयरिंग की आवश्यकता होती है। कभी कोई टैप खराब हो गई है, कभी छत लीक करने लगी है, कहीं से भी कोई रिपेयर की आवश्यकता हमारे मकान में होती है। उसी तरह से हमारी बॉडी होती है। इस बॉडी में भी टूट फूट होती रहती है। कभी कोई रिपेयर हो जा टिश्यू टूट जाता है, कभी कोई टूट जाता है। तो इन सब की रिपेयरिंग कौन करता है? इन सब की रिपेयरिंग करता है प्रोटीन। तो प्रोटीन हमारे शरीर में ऊर्जा भी देता है और ऊर्जा देने के साथ साथ हमें हमारे जो टिश्यूज़ हैं उनको रिपेयर भी करता है। प्रोटीन शरीर में जल और जो अम्ल हैं इनके संतुलन को भी नियमित करता है। जो प्रोटीन है, ये जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और जो पोषक तत्व होते हैं इनको कोशिकाओं तक लेकर जाता है। और क्या करता है? लेकर जाकर वहाँ पर एंटीबॉडीज़ उत्पन्न करता है। और इसी कारण से प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन या फिर बॉडी बिल्डिंग पोषक तत्व भी कहा जाता है। इसके बाद हम लेते हैं फैट्स मीन्स वसा। वसा शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल करती है। हमारे जो सॉफ्ट अंग होते हैं उनको सुरक्षा देती है। जैसे हमारा हार्ट है, उसको चारों तरफ किस चीज़ की लेयर होती है? फैट की लेयर होती है, जिससे उस पर एकदम से कोई चोट ना लगे, उसको किसी तरह से वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे। और वसा हार्मोन्स जो हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं उनकी प्रोडक्शन करती है। हमारी त्वचा को खुरदुरा होने से बचाती है। गर्मी और सर्दी में बाहरी प्रभाव से हमारे शरीर की रक्षा करती है। और वसा की सही मात्रा हमारे शरीर को सुंदरता भी प्रदान करती है। किसमें पाई जाती है वसा? मछली में, चर्बी में, अंडे में, घी में, मक्खन में, मलाई में, दूध में, इन सब में पाई जाती है। अच्छा, प्रोटीन किस में पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है दूध से बनी हुई वस्तुएं, मांस, मछली, अंडा, सोयाबीन, सूखे मेवे, दाल, मक्का, ज्वार, इन सब में प्रोटीन पाया जाता है। अब आती है जल की बारी। यस, जल क्या है? जल हमारे शरीर में पोषक तत्वों को शरीर की कोशिकाओं तक ले जाने में सहायता करता है और जितने भी अपशिष्ट होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनके निष्कासन में हेल्प करता है। शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। शरीर की आंतरिक जो क्रियाएं हैं उनके लिए आवश्यक होता है और हमारे मेटाबॉलिज्म को हमारे क्या करता है? ये मेटाबॉलिज्म के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। इसीलिए ये जल की जिस तरह से जल को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए हम मिक्सी में कुछ पीस रहे हैं और हम चटनी बना रहे हैं सपोज, और हमने उसमें पानी नहीं डाला और हम मिक्सी को चलाए जा रहे हैं तो क्या होगा? चटनी ग्राइंड नहीं होगी अच्छे तरह से। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसको मिलाने के लिए हमें उसमें पानी डालना जरूरी है। इसी तरह से जो हमारी बॉडी है उसमें जितने भी हमने तत्व लिए उनको घुमाने के लिए, इसी तरह से हमारे शरीर में भी तो जब डाइजेशन होता है तो प्रोसेस होती है, तो उसके लिए हमें मिक्स करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो जल भी हमारे शरीर में उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना क्या इम्पॉर्टेंट है? जितना अन्य तत्व इम्पॉर्टेंट हैं। अब देखिए,
ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, हमने अभी अभी आपको पढ़े थे, एक बार और देख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट्स, ये तीनों कौन हैं, ये तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। अब इसके बाद हम लेते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। आई होप मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व वह तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता बहुत कम मात्रा में पड़ती है हमारे शरीर को, परंतु ये हमारे शरीर को सामान्य रूप से काम करने के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। इनके बिना हमारे शरीर का काम नहीं चलेगा। आवश्यकता बहुत कम मात्रा में है इनकी, लेकिन इनके बिना काम नहीं चलेगा। जो मैक्रो थे वो अधिक मात्रा में आवश्यकता थे, लेकिन जो माइक्रो हैं, ये मत सोचो माइक्रो हैं सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता है तो इनके बिना काम चल जाएगा, इनके बिना काम नहीं चलेगा। ये भी हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, देखिए सबसे पहले हम लेते हैं कैल्शियम। कैल्शियम का काम क्या है, दांतों और हड्डियों का निर्माण करना, मजबूती प्रदान करना, ठीक है। फिर आता है मैग्नीशियम, ये शरीर की कोशिकाओं के रखरखाव के लिए और टूट फूट की मरम्मत का काम करता है। फिर आता है फास्फोरस। फास्फोरस का काम क्या है, फास्फोरस का काम है ये अस्थियों और दांतों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। सोडियम का काम क्या है, ये कोशिकाओं के द्रव्य में संतुलन बनाए रखने और मांसपेशियों की क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पोटेशियम, ये भी कोशिकाओं के द्रव्य में संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है और इसके साथ साथ ये जो हमारा स्नायु तंत्र है उसको स्वस्थ रखने का कार्य भी करता है। इसके बाद आता है फिर आयरन। आयरन शरीर के लिए लोहा, कम मात्रा में पाए जाने वाले खनिज तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण होता है और शरीर में मौजूद हमारे संपूर्ण लोहे का लगभग 75 से 80% अंश हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। और बाकी किस में पाया जाता है, बोन मैरो में, लीवर में, किडनी में। और लोहे का कुछ अंश रक्त के जो हमारा रक्त होता है प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, और कोशिकाओं के एंजाइम्स में भी होता है, ठीक है। तो ये किस लिए आवश्यक है, शरीर में लोहे की कमी से क्या हो जाता है, कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया नामक रोग हो जाता है। इसके बाद सेवेंथ लेते हैं। सेवेंथ कौन सा है, ये है आयोडीन। आयोडीन का काम क्या है, ये खनिज क्या करता है, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का उत्पादन करता है जो थायराइड ग्रंथि के सुचारू रूप से काम करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट आता है विटामिन ए। विटामिन ए किसके लिए आपको पता भी होगा, ये हमारी आंखों के लिए आवश्यक होता है, नेत्र दृष्टि प्रदान करता है हमें, और ये खून में लाल जो रक्त कोशिकाएं होती हैं उनका भी निर्माण करता है और शरीर में हार्मोन का संतुलन भी बना के रखता है। नेक्स्ट आता है विटामिन डी। विटामिन डी शरीर के जो फास्फोरस है और कैल्शियम है इनके साथ मिलकर दांतों और हड्डियों का निर्माण करता है। नेक्स्ट आता है विटामिन ई। विटामिन ई यह विटामिन क्या करता है, रक्त के जमाव के लिए अनिवार्य होता है। हरी पत्तेदार सब्जियों, दालें, यकृत या फिर अंडा और जो साबुत अनाज होते हैं उन सब में ये पाया जाता है। नेक्स्ट आता है विटामिन के। विटामिन के ये विटामिन किसके लिए आवश्यक है, रक्तस्राव के में घावों में अत्यधिक रक्त के बहने से बचाने के लिए आवश्यक होता है, जिससे क्या होता है, खून जमाने के लिए ये अत्यंत आवश्यक होता है। मान लीजिए कोई चोट लग गई हमारे और खून लगातार बहे जा रहा है, खून नहीं रुक रहा है, तो ब्लड के ना रुकने का कारण है कि उसके शरीर में विटामिन के की कमी है, तो वहाँ पर विटामिन के की आवश्यकता होती है। ये टमाटर में, पालक में, बंद गोभी में, सोयाबीन में, मछली में, फूल गोभी में, गेहूं में, अंडे में और मीट में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है फिर विटामिन सी। यस, विटामिन सी शरीर के विकास और वृद्धि के लिए बहुत उपयोगी है, दांतों के लिए आवश्यक है, और जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो विटामिन सी से आती है। जैसे आपको पता भी है कि जो कोरोना रोग चल रहा है, कोरोना महामारी चल रही है, इसमें भी हमें विटामिन सी दिया जाता है जिससे हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति उत्पन्न हो। और किस में पाया जाता है विटामिन सी, नींबू में, आंवला में, जितने भी खट्टे फल होते हैं, अनानास, अमरूद, बेर, संतरा, टमाटर और हरी मिर्च में भी विटामिन सी पाया जाता है। और सेब में आयरन सबसे ज़्यादा मात्रा में भी पाया जाता है। वैसे सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो पाया जाता है आंवले में। आंवला आजकल के मौसम में बहुत ज़्यादा आ भी रहा है, ठीक है। तो हमने ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पढ़ लिए हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं सभी मिनरल्स और सभी वाइटामिन्स। जितने भी मिनरल्स होते हैं और जितने भी वाइटामिन्स होते हैं वो सभी के सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स।
पोषक तत्वों की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अब हम कारक पढ़ते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की पौष्टिक आवश्यकताएं किन किन कारकों के ऊपर निर्भर करती हैं। सबसे पहले जो किसी भी व्यक्ति की पौष्टिक आवश्यकता डिपेंड करती है एज पर। विभिन्न पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता व्यक्ति की एज पर निर्भर करती है। जैसे बच्चों को प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज लवण, ऊर्जा, इन सब की आवश्यकता किसके हिसाब से होती है? जितना उनके शरीर का भार होता है उस हिसाब से होती है। और वयस्कों में उससे थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि वयस्कों की बच्चों में थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि वयस्कों की अपेक्षा जो बच्चे हैं उनमें शारीरिक क्रियाएं, जो निर्माण क्रियाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है और आप देखते भी हैं कि थोड़े दिन पहले हमने देखा था तो वो छोटा था और फिर वो बड़ा हो गया एकदम से, हम उसको पहचान भी नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका शरीर बहुत जल्दी जल्दी डेवलप हो रहा है। तो उसको बच्चों को बड़ों की अपेक्षा अधिक मात्रा में पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आता है जेंडर। जेंडर से मतलब लिंग से हो गया, पुरुष और महिला। ठीक है, तो पुरुषों को कैलोरी की आवश्यकता महिलाओं से अधिक होती है, जबकि महिलाओं को लौह तत्व की आवश्यकता पुरुषों से अधिक होती है। इसी प्रकार महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान या फिर लैक्टेशन पीरियड में, जो उनका लैक्टेटिंग पीरियड होता है, कैल्शियम और विटामिन डी की आवश्यकता बढ़ जाती है। तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। नेक्स्ट आता है फिर साइकोलॉजिकल स्टेट या फिर शारीरिक दशा। वृद्धि और विकास की अवस्था के अनुरूप विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकताएं हैं जो वो घटती और बढ़ती रहती हैं। इसके अतिरिक्त यदि कोई रोग हो गया है तो उस समय पर भी पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता घटती बढ़ती रहती है। तो डिपेंड करता है कि व्यक्ति की शारीरिक दशा कैसी है। नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, कि शारीरिक क्रियाओं का स्तर कैसा है। कोई व्यक्ति तो ज़्यादा शारीरिक क्रियाएं करता है और कोई नहीं करता। मान लीजिए एक व्यक्ति तो मजदूरी करता है सारा दिन, ठीक है, और एक व्यक्ति सारा दिन क्या करता है? ऑफिस में बैठा रहता है। तो डिपेंड करता है कि वह व्यक्ति काम क्या कर रहा है, उसी हिसाब से उसकी पोषण संबंधी आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, एक दिहाड़ी वाले मजदूर को एक ऑफिस जाने वाले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक कैलोरी और वसा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आता है फिर अच्छे स्वास्थ्य के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ गुड हेल्थ। यदि हमारा अच्छा स्वास्थ्य है तो उसका क्या बेनिफिट है? देखिए, अच्छे स्वास्थ्य वाले लोग कैसे होते हैं? अच्छे स्वास्थ्य वाले लोग जो होते हैं वो हमेशा प्रसन्नचित होते हैं और दूसरों से अधिक कार्य कर सकते हैं। स्वस्थ माता पिता अपने बच्चों की ज़्यादा अच्छी देखभाल कर सकते हैं। स्वस्थ बच्चे कैसे होते हैं? हमेशा प्रसन्नचित होते हैं और पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। स्वस्थ व्यक्ति अधिक कैसे होते हैं? क्रिएटिव होते हैं। और स्वस्थ व्यक्ति सामुदायिक जो गतिविधियां होती हैं उनमें सभी में क्या करते हैं? सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। और वह व्यक्ति, उनकी लाइफ ज़्यादा होती है, उनकी एज कैसी होती है? लंबी होती है। और वो व्यक्ति हमेशा प्रोडक्टिव वर्क करते हैं और उनका जो अटेंशन है वो बहुत जल्दी वर्क में लगा रहता है। तो ये हो गए बेनिफिट्स। इसके बाद अब हम देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ गुड न्यूट्रिशन। अच्छे पोषण के क्या क्या लाभ होते हैं? देखिए, अच्छे पोषण के जो लाभ होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स होते हैं और फिजिकल बेनिफिट्स होते हैं। जैसे उन बच्चों को क्या होता है? टेकिंग बैक सम कंट्रोल, वो कंसिक्वेंसेज ऑफ चॉइसेस, इम्प्रूव्स मोटिवेशंस, बिगिनिंग ए साइकिल। और उसके अलावा लेस फैटिक, उनको थकान बहुत कम होती है। उसके अलावा उनको बॉडी फंक्शंस इम्प्रूव्ड होते हैं बहुत जल्दी, उनके बॉडी इमेज उनकी जो बॉडी इमेज होती है वो इम्प्रूव होती रहती है। जैसे शरीर का आदर्श भार बनाए रखते हैं, पेशी की सुदृढ़ता बनाए रखते हैं और वो क्या करते हैं? अपंगता के जोखिम को वो कम करते हैं। उसके अलावा अच्छे पोषण वाले व्यक्ति को जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उनकी हमेशा वो ज़्यादा होती है। और अच्छे पोषण वाला व्यक्ति कैसा होता है? हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड, शारीरिक और मानसिक तनाव से निपटने में पूरी तरह से सहायक होता है। और व्यक्ति की संपूर्ण उत्पादकता हमेशा कैसी होती है? बेस्ट होती है। और इससे ये पूरी तरह से क्लियर है कि यदि व्यक्ति कैसा हो? कुपोषण का शिकार हो और वह व्यक्ति
कैसा नहीं हो सकता, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि वह व्यक्ति समाज के लिए उत्पादक नहीं हो सकता, मिलनसार नहीं हो सकता, और वह व्यक्ति किसी के लिए सहयोगी नहीं हो सकता। तो इसीलिए हेल्दी पोषण लें और हमेशा कैसे बने रहें, हमेशा हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड। मस्तिष्क के विकास पर इसका सबसे अच्छा इफेक्ट पड़ता है। जो बच्चे न्यूट्रिशियस डाइट लेते हैं उनका माइंड बहुत जल्दी डेवलप होता है, उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, सोचने समझने की क्षमता उनकी बहुत अच्छी होती है, उनके स्वास्थ्य की सामान्य जो स्थिति है उस पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, और उनकी सोचने समझने की दृष्टि बहुत अच्छी होती है, और वह व्यक्ति किसी भी समस्या को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। अब हम आज का क्विज लेते हैं बच्चों। आज का क्विज है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य के आयाम कौन कौन से हैं? सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, ABCD। आप आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। सभी बच्चे वीडियो के बाद क्विज, जो भी बच्चा वीडियो देखे आंसर जरूर करे, जिससे लगता है कि आपने वीडियो को ध्यान से देखा और वीडियो बनाने वाले को और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। यस। सेकंड क्वेश्चन आता है, समाज में रहते हुए लोगों से अर्थपूर्ण एवं स्वस्थ संबंध स्थापित करना क्या कहलाता है? सामाजिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य या शारीरिक स्वास्थ्य, या फिर सभी? ABCD। मानसिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं? शारीरिक रूप से स्वस्थ, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक योग्यता, लोगों से अर्थपूर्ण संबंध, या फिर सभी? फोर्थ क्वेश्चन आता है हमारा, पोषक तत्व क्यों आवश्यक है? शरीर की क्रियाओं के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, या फिर शरीर के विकास के लिए? ABCD। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे ABCD से। जो भी आंसर है वो आंसर लिखेंगे और वीडियो को ध्यान से देखेंगे। जो होम साइंस सब्जेक्ट है बच्चों, ये हमारा लाइफ से कनेक्टेड है, लाइफ साइंस है ये हमारी, और ये सब्जेक्ट हमारे हर पल, हमारे भविष्य तक, हमारे ओल्ड एज तक हमें हमेशा काम आता है। सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन और देख लेते हैं, जो पोषक तत्व अधिक मात्रा में लिए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? वृत्त पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, खनिज तत्व, या सभी? अब हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। सभी बच्चे ध्यान से वीडियो देखेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।